हाँ वो तो है ही। शायद ये भी सुना होगा, फिजिक्स इज टफेस्ट पार्ट। ये भी सुना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में फिर थोड़ा टफ साइड में चला जाता है। रीज़न ये है कि जैसे सीबीएसई में लगता है, वैसे जेई नीट में तो नहीं लगता, जेई में नहीं लगता कि आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन किया था तो उसमें सिमिलर टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पर्टिकुलर टाइप का पढ़ लिया, फिर उससे आप स्टेप्स रट लेते हो, फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब यहाँ पर आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग लगेगा ही लगेगा, है ना। तो फिजिक्स है क्या, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। नेचर में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, दैट इज फिजिक्स। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर का क्या मतलब है कि आप अज्यूम कर लीजिए कि सबसे पहले क्या पढ़ा है, बचपन से आज तक ये पढ़ा है कि न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिर गया था, है ना। कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है, ये नेचर में ऑलरेडी फिनोमेना हो रहा है ना। क्या न्यूटन से पहले ऐसा नहीं था कि एप्पल नीचे नहीं गिरा, न्यूटन से पहले भी तो एप्पल नीचे ही गिरता था। ये वो फिनोमेना था ऑलरेडी जो नेचर में हो रहा था, जो ऑलरेडी नेचर में हो रहा है उसको स्टडी किया न्यूटन ने, फिर बताया एप्पल नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ जो है अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड का इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब नेचर में ऑलरेडी फिनोमेना हो रहा है जिस, और उस फिनोमेना की हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। कि कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसे ग्रेविटेशन पुल लग रहा है। इवन जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वैल्यू पड़ी होगी G m1 m2/r², 9th क्लास में पढ़ा है। तो मतलब ये ऑलरेडी नेचर में फिनोमेना हो रहा है और जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। मतलब नेचर में जो फिनोमेना होता है ना, उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, फिजिक्स। अब हम और चीजें देख लेते हैं। तुमने 10th क्लास में लाइट पढ़ा, टिंगलिंग ऑफ स्टार। टिंगलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण टिंगलिंग ऑफ स्टार होता है, पता होगा तुम्हें। मल्टीपल लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, जिससे रिफ्लेक्ट होते होते लाइट हमारे पास आती है। तो टिंगलिंग ऑफ स्टार ऑलरेडी नेचर में हो रहा है, जो फिनोमेना नेचर में हो रहा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो टिंगलिंग ऑफ स्टार लाइट चैप्टर में आ जाता है। लाइट क्या है, फिजिक्स का पार्ट। इवन तुमने वो पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ो आप, अभी लाइट में देख लो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो फॉर्म होता है ऑलरेडी, इसमें हमने फिजिक्स का फिनोमेना पढ़ा कि इसमें रेन के जो टाइनी पार्ट ड्रॉप्स होते हैं उससे तुम्हारा लाइट जो होता है, हाँ, तो अंदर टीआर करता है, बाद में जाके डिस्पर्स हो जाता है अपने 7 कलर्स के अंदर। ये पढ़ा होगा। मतलब लाइट, ये फिनोमेना ऑलरेडी नेचर में हो रहा है, इसकी स्टडी करी। मिराज फॉर्मेशन, मतलब नेचर में जो फिनोमेना है ना, एट दैट हम उसी की स्टडी कर रहे हैं। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास में आयरन डाल दो, आयरन पार्टिकल्स डाल दो, तो क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। तो एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये ऑलरेडी हो रहा था। फिर जब किसी एक साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व करा, फिर कंक्लूजन निकाला कि हाँ एक करंट कैरिंग वायर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट जब ऑब्जर्व कर रहा होता है उसी टाइम वो फिनोमेना होना चालू नहीं हुआ है, वो फिनोमेना ऑलरेडी हो रहा था, बट उसने उसको ऑब्जर्व करा, फिर उसकी स्टडीज करी, है ना। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स क्या, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। हम जो भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, उसमें कोई ना कहीं हम नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आया समझ। तो पूरे साल हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ऑलरेडी क्या है, जैसे हम चल पा रहे हैं, इसको भी चल पा रहे में तुम तुमने सुना होगा कि फ्रिक्शन लग पाता है ना। फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पा रहे हैं। कोई गाड़ी है, मैंने ब्रेक नहीं भी लगाया और मैंने बस एक्सीलेट करना छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन पे फोर्स लगा रहा होता है ना। तो ये सब फिनोमेना ऑलरेडी नेचर में हो रहे हैं कि फिर हम इसमें पढ़ते हैं कि कितने टाइम बाद रुकेगी, है ना। तो ये सारी स्टडीज है क्या, मतलब इसमें हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं। एट द एंड तुम यही कंक्लूजन निकालोगे, हम वही पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स नेचर में ऑलरेडी हो रहा है, और उसको हम इक्वेशन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको स्टडी करने की कोशिश करें कि फिनोमेना हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि न्यूटन ने क्या निकालने की कोशिश करी कि कोई चीज नीचे क्यों गिरती है, तो क्यों गिरती है, इसका रीजन निकालने की कोशिश करा। समझ रहे हो। तो फिजिक्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। तो ये समझ आ गया कि हम जो भी पढ़ेंगे फिजिक्स में वो नेचर की अंडरस्टैंडिंग है, कि नेचर में कोई फिनोमेना हो रहा है, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, है ना। बिना मैथ्स के फिजिक्स हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये कह देना, मतलब कोई बच्चा इसमें साइंस ले ले कि उसकी मैथ्स खराब थी तो और मैथ्स से बच जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स एक बेसिक लेवल की तुम्हें आनी ही चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनल, बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियन टाइप चाहिए तुम्हें, हाँ, बट एक बेसिक लेवल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। नहीं आता तो फिर सीखना पड़ेगा। ठीक है। इवन कैलकुलस का नाम सुना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में सोचते हैं ना कि मैथमेटिशियन ने दिया, कैलकुलस एक फिजिक्स ने दिया था जिनका नाम था न्यूटन, पूरी कैलकुलस उन्होंने ही दी है। तो मैक्सिमम मैथ्स जो मिली है ना, वो किसी ने फिजिक्स ने ही दी है, फिजिक्स के पर्सन ने ही दी है। तो
फिजिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। उसकी लैंग्वेज क्या है? ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी होती है एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। जो तुमने फोर्स बोला उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ब्रेथ है, उसको मेजर कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, या फिर एरिया ऑफ दिस फ्लोर हो गया, इसे हम मेजर कर सकते हैं। इस रूम में कितना पानी आ जाएगा, मतलब इस रूम का वॉल्यूम कितना है, ये हम मेजर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मेजर कर सकते हैं ना, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स है, फोर्स भी मेजर कर सकते हैं। एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी क्वांटिटीज क्या हो सकती है? मेजर हो सकती है। तो सारी कौन सी क्वांटिटीज हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी की बस दो चीज़ें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, है ना। इससे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे लेंथ ले सकते हैं हम, एरिया हो गया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके बाद दो चीजें होती है। जैसे मैंने इसकी लेंथ नापी, 10 बोल दिया, क्या मैंने 10 बोल दिया तो कंप्लीटली डिफाइंड हो गया? नहीं, हमें साथ में यूनिट भी बतानी होती है कि 10 सेंटीमीटर है या फिर 10 मीटर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है यूनिट। इसको तो हम एन से रिप्रेजेंट कर दो, इसको म्यू से, तो एन म्यू बोल सकते हैं हम। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर ना, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। क्लियर है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है, मतलब सिर्फ इसमें दो क्वांटिटीज होंगी। एक क्वांटिटीज वो होंगी जिनको जानने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको मैं बोलूंगा स्केलर। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनको जानने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है, दैट इज वेक्टर। एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम फिट होना चाहते हो और तुमने लगा लिया आज से मैं 5,000 घंटे चलूंगा, 5,000 स्टेप चलूंगा, 5,000 स्टेप चलूंगा, या फिर मान लो 5 मीटर चलूंगा। अब वो 5 किलोमीटर तुमने कुछ स्पेसिफाई थोड़ा करा है, तो हो सकता है रूम में आगे पीछे चक्कर काट के लेंथ कवर कर लो 5 किलोमीटर। इसमें डायरेक्शन को लेना देना नहीं है। 5 मिनट तुम कैसे भी ट्रैवल करो, तुम 2 किलोमीटर सीधा जाके 2 किलोमीटर वापिस आ जाओ, सॉरी 2.5 किलोमीटर आगे जाके फिर 2.5 किलोमीटर वापिस आ जाओ, तब भी 5 हो जाएगा, या 5 किलोमीटर सीधा ही चल लो, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ तुम्हें क्वांटिटी से मतलब है, तुम्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तुम्हें 5 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं। अब तुम वो किस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, है ना। बट एग्जाम्पल ले लो, अब तुम्हें ना 5 मिनट पूरे नहीं करने। कोई एक फेमस मोमोस वाला है, मोमोस तो खाते हो है ना। और तुम्हारी सिस्टर का मन गया, सिस्टर है ना तुम्हारी, वो आए थे, वो तुम्हारी सिस्टर थे। हाँ, तुम्हारी सिस्टर का मन कर गया कि बड़ी है छोटी, फिर तो तुम पे रात चलता होगा। तो उनका मन कर गया भैया मुझे मोमोज खाना है, वो 5 मिनट दूर है ना। अब तुम्हें 3 किलोमीटर सीधा चलना है, उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ से मोमोज की दुकान राइट जाने के बाद 2 किलोमीटर है, या तो तुम सीधा 2 किलोमीटर से पहुंच चले जाओ, या तुम ऐसा भी कर सकते हो इधर के साथ 2 किलोमीटर चल लो। क्या इस बारी में 5 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि 3 किलोमीटर के बाद राइट ही मुड़ना है, तभी मैं मोमोज की दुकान पे पहुंच पाऊंगा?
नहीं तो अगर 3 किलोमीटर के बाद सिर्फ 5 किलोमीटर मैटर करता मेरा, जैसे मेरा उसने कर रहा था कि मुझे 5 किलोमीटर ही चलना है, सिर्फ स्टेप्स काउंट करने हैं, तो अब डायरेक्शन से मतलब नहीं है। बट अगर मुझे कहीं पर रीच करना है तो मुझे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से कितना टर्न लेना है और कितना चलना है। जैसे 3 किलोमीटर जाने के बाद मोमोज दुकान पे जाना तो 2 मिनट राइट टर्न लेना ही पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको सिर्फ, क्या हुआ, मैं बोला तो हंस रहा, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, इसमें हम ये फॉलो करते हैं अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ समझ नहीं आएगा तुम्हें अलजेब्रिक लॉ और वेक्टर लॉ क्या है। अलजेब्रिक लॉ तो तुम्हें सिंपल बता देता हूँ कि मान लो तुमने अपने वाटर बॉटल में पहले 1 लीटर पानी डाला, फिर दोबारा से 1 लीटर डाल दिया, कितना पानी हो गया उसके अंदर? 2 लीटर, है ना। सिंपल सी यही चीज़ है, जो ये 1+1 2 आता है ना हमेशा, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक लॉ। 2+3 5, ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन है। आया समझ? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी समझा दूंगा। इसके एग्जाम्पल क्या है स्केलर्स के? डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, मास हो गया, प्रेशर भी है। फिर प्रेशर हर टाइम की क्वांटिटी छोड़ो, प्रेशर भी लिख लो। इसके एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज और पढ़ोगे, टॉर्क बाद में पढ़ोगे क्या होता है, ये सब किसमें आता है। तो मतलब एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड समझो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जब भी मैं किसी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब 10 न्यूटन ईस्ट के टुवर्ड्स लग रहा है तो वो डायरेक्शन है। जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आया समझ? ठीक है, रब कर दो सारा। देखो हम दो चीज़ें बता देते हैं तुम्हें, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट बिटवीन। अब मैं इसमें बिल्कुल बेसिक जाके नहीं बता रहा, जो तुम्हारा पीटी मतलब पॉइंट है मेरा, जो तुम्हारा 9th क्लास में बताता है कि स्कूल से घर गए, वो सब नहीं बता रहा। बताऊँ ऐसे मतलब? हाँ बता दो, सिंपल है यार कि मान लो तुम, चलो बता ही दूंगा मैं। ए से बी गए 100 मीटर, और फिर बी से सी आ गए 50 मीटर। तो तुमने इस जर्नी में टोटल पाथ कितना कवर करा? वो डिस्टेंस है, और फाइनल पॉइंट है तुम्हारा सी, इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करा तुम? ए से कितना डिस्प्लेस होगा सी के लिए? डिस्प्लेसमेंट तो 50 आएगा ना। ए से कितना दूर हो तुम? फाइनल पॉइंट क्या है तुम्हारा सी, इनिशियल पॉइंट है तुम्हारा ए। तो ए और सी में डिफरेंस कितना है? 100 - 50। नहीं समझ आया? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? देखो यहाँ से यहाँ गए तुम पहले, ये 100 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर बी से सी पे आए,
फिर तुमने कितना ट्रैवल कर लिया 50 मीटर। अब ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है और ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में कितना डिफरेंस है, क्या है ये 100 माइनस 50 ना। ये डिस्प्लेसमेंट एसी होगा, ये फिजिक्स है, और एसी की लेंथ निकालेंगे 100 माइनस 50 होगा, मैथ्स है। ठीक है, रब कर दूं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ। तुम एक सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हो, सेमी सर्कुलर ट्रैक है ना? इसका रेडियस तुम्हें दे रखा है 7 मीटर। तुम सर्कुलर ट्रैक के थ्रू जा रहे हो, तुम्हें बताना है कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और सेकंड से बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा। तुम्हें कोई बोले कि ए से सी जाना है, तो तुम कैसे जाओगे, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, यही तो होगा। और ये डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए सी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर कितना किसके बराबर होता है, 2 इंटू ए से सी। ये डायमीटर ए से सी, ये मतलब शॉर्टर डिस्टेंस ए टू सी होगा, ये फिजिक्स है। और ये जो डिस्टेंस है ये डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर है, और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2r, ये मैथ्स है। आया समझ। और डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस होगा कि एक्चुअल पाथ ए टू सी जा रहा है ना, वो एक्चुअल पाथ तो ये है कि जिसके अलॉन्ग वो जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr डिवाइडेड बाय दैट इज आया समझ। तुम्हें ये पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो तुम 4 मीटर सीधा चले, 4 मीटर सीधा चलने के बाद, 4 मीटर सीधे चला मैं, उसके बाद मुझे किसी ने बोला रुक जाओ। उसके बाद 4 मीटर सीधा चलना मतलब 4 मीटर ईस्ट चल रहा हूँ, 4 मीटर ईस्ट चला, डायरेक्शन क्या है, मैं इधर की साइड चल रहा हूँ ना। फिर मैं रुका, फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैं 3 मीटर ईस्ट चला दोबारा से। क्या फिर से सीधा जाने के लिए मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा भी रोटेट करना पड़ा, नहीं फिर से सीधा जाने में बॉडी को थोड़ा भी रोटेट नहीं करना पड़ेगा, ना इधर ना इधर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा जा तो सीधा ही चलता रहूंगा। ठीक है, मैंने बॉडी को कितना रोटेट करा, जीरो डिग्री। तो मैं एक बात बताओ, इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा मैंने और डिस्प्लेसमेंट कितना करा। डिस्टेंस 7 मीटर करा, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर ईस्ट करा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। Vector, to define a vector completely we need to define magnitude as well as direction both. नेक्स्ट है कि फिर ये 4 मीटर सीधा चलता है ना, मतलब मैं 4 मीटर सीधा चलता हूँ, 4 मीटर ईस्ट चलता हूँ। उसके बाद मेरा मन करता है कि मैं पीछे जाऊँगा 3 मीटर, मतलब वेस्ट जाऊँ। तो वेस्ट जाने के लिए मुझे अपनी बॉडी को कितना रोटेट करना पड़ेगा, ये अभी यहाँ पर हूँ, हाँ 180, ये 90 हो गया और ये 180 हो गया। तो हम 3 मीटर पीछे आ गए। ये बताओ मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा,
डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट तुम्हारा ये है, इनिशियल पॉइंट तुम्हारा ये था, ये ध्यान रखना। हाँ 1 मीटर ईस्ट डिस्प्लेस से मैंने सोचा मैं अपने पॉइंट से कहाँ कितना डिस्प्लेस हो गया। फाइनल पॉइंट मेरा ये है, तो मैं अपने इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर। और किधर की साइड, ईस्ट की साइड। तुम समझ रहे हो, ये ओरिजिन है। जब तक मैं इसको क्रॉस करके इधर नहीं आऊंगा तब तक मेरा वेस्ट नहीं होगा। अभी मैं मेरा पॉइंट फाइनल पॉइंट भी क्या है, ईस्ट के टुवर्ड्स ही है। कितना है, ओरिजिन से 1 मीटर दूर है, और किधर की साइड है, ईस्ट साइड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि तुम 4 मीटर सीधे चले, 4 मीटर ईस्ट सीधे चले, उसके बाद तुम 3 मीटर नॉर्थ चले गए। अब मुझे अपनी बॉडी को कितना रोटेट करना पड़ेगा, 4 मीटर 90 डिग्री। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, यही होगा। पाइथागोरस लगी हुआ मैथ्स है, पर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये पता है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल फाइनल के बीच में। और क्या लगेगा, क्या आएगा ये 5 मीटर। अच्छा मैं तुम्हें एक ट्रायंगल याद करा देता हूँ। ये ट्रायंगल हमेशा सबको याद रखना है, चाहे ऑनलाइन कोई देख रहा हो। 3 4 5, इसमें ये तो 90 वाला हो जाएगा, ये वाला कितने का होता है पता है। इसमें बाकी दो एंगल्स, एक 37 डिग्री का होता है, दूसरा 53 डिग्री का होता है। इन दोनों का सम 90 आएगा। क्यों आएगा, एक 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक 90 होगी तो बाकी दो का सम 90 बचेगा। ये समझ आया है ना। नहीं, अब इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि 37 कौन सा और 53 कौन सा होगा। इसमें भी हम कैसे याद रखेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, ट्रायंगल से पढ़ा होगा कि जो छोटी साइड के सामने वाला एंगल होता है वो छोटा होता है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। तो 3 क्या, छोटी साइड एज कम्पेयर टू 4, तो इसके सामने वाला एंगल, इसमें छोटा कौन है 37, ये होगा। और 4 के सामने कौन सा होगा, आया समझ। इससे तुम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, साइन 37 कॉस 37 साइन 53 और कॉस 53, इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, साइन 37 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने 3 बाय, मेरे को कभी भी ये वैल्यूज याद मतलब नॉर्मली होती है, बट कभी भूलता हूँ तो मेरे को ट्रायंगल याद आता है हमेशा। ये फिक्स है, ये ट्रायंगल याद है तो कभी भी वैल्यू निकाल लोगे। कॉस 37 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज सबके नीचे हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है ना। अब 53 के सामने परपेंडिकुलर क्या है 4, अब बेस क्या है 3। आ गया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, इसमें मैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, नहीं, इट इज 5 मीटर। 5 मीटर कैसे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और 3 के सामने वाला एंगल कौन सा है, होता है 53, अभी बताया था मैंने। तो ये एंगल क्या है तुम्हारा, तो इसका डायरेक्शन भी बता दूंगा, ये कैसे लिखते हैं अभी नहीं बता दूंगा, बस ये लिख लो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अभी समझ लो बस, मतलब लिख लो, अभी समझा दूंगा इसको कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्यों लिखा। इसकी डायरेक्शन होगी 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आया समझ। तुम्हें यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसमें हमेशा 4 + 3 5 आ रहा है, 4 + 3 7 आ रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको इस बात से फर्क पड़ा है कि मैं चलते हुए कितना मुड़ा, 0 1 80 90, और हर बार मेरा आंसर चेंज हो रहा है, 7 मीटर 1 मीटर एंड 5 मीटर। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आई डिस्प्लेसमेंट की, जब एंगल कितना था, डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कब आई, जब एंगल कितना था,
180। डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक आया है? 1 से लेके 7 बीच में आया, एक आया 1, एक आया 7, एक आया मिनिमम वैल्यू क्या है 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7। तो मिनिमम कब आता है इसका? जब 180 होता है, और मैक्सिमम कब आता है? जब एंगल। ऐसे मतलब डिस्प्लेसमेंट में ना अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन नहीं लग रहा, इसमें कुछ अलग लॉ लग रहा है जो वेक्टर लॉ है। वेक्टर लॉ क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं समझा दूंगा, पर अभी तक हमें समझ आना चाहिए कि इसमें नॉर्मल अलजेब्रिक लॉ नहीं लग रहा, इसमें वेक्टर लॉ कुछ अलग टाइप ऑफ एडिशन लग रहा है, वो हम सीखेंगे क्या क्या लग रहा है। बट ये समझ आ रहा है कि ये अलजेब्रिक तो नहीं है। अलजेब्रिक क्यों नहीं? क्योंकि अलजेब्रिक होता तो 4+3 हमेशा क्या आ जाता? 7 आ जाता। आया समझ? इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, तुम्हारा बताओ, पढ़ के आओ ना। एडिटर मैटर बोल रहे हैं, फिर ग्राफिक का समझ तो मतलब हमको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और दूसरा तरीका होगा तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम्म। अब होगा क्या, एनालिटिकल मेथड क्या होता है? तुमने कभी बार ग्राफ बनाया है? बार ग्राफ में तुम ऐसा करते होगे ना कई बार कि जो इसकी 1 यूनिट है, मान लो इसकी 1 यूनिट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा क्लिक देते होगे बचपन में, तो इसके 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी? अगर इसकी 1 यूनिट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके 2 यूनिट्स कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 200 किलोमीटर, है ना। 2 किलोमीटर। इसके अगर 1 यूनिट 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करिए तो 2 यूनिट्स मतलब 2 यूनिट कितना करेगी? 2 किलोमीटर, सिंपल है ना। तो हम ऐसे ही जो वेक्टर है ना उसको ऐसा कुछ शो करते हैं जहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो लाइन मतलब अपने कॉपी में बना रहा हूँ मैं वेक्टर्स को, ये कॉपी पे मैं कैसे दिखाऊँ, जैसे फोर्स है, जैसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मैं कैसे शो करूँ, कॉपी पे कैसे शो करूँ? हाँ, एज अ लाइन शो करने वाला हूँ मैं उसको। और लाइन में मैं और किसी में ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसी में कम फोर्स लग रहा है, उसको कैसे शो करूँ? किसी की लाइन कम दिखा देता हूँ, किसी की लाइन लंबी दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 न्यूटन को। तो अगर इस लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर हुई, मान लो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो कितना शो करेगा? 5 मीटर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 न्यूटन। इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो जिधर की साइड ये एरो पॉइंट कर रहा होता है ना, उधर की साइड की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन क्या होती है? टेल टू हेड। टेल टू हेड लिख लो या फिर टुवर्ड्स हेड। आ गया समझ, है ना। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि बाद में हम ड्रॉ थोड़ा करते रहेंगे, मैथ्स में हम कैसे लिखते हैं? कोई भी वेक्टर हो ना, उसके ऊपर एक सिंबल बना दिया जाता है, दैट इज दिस। ये एरो बना दिया जाता है। जैसे ही ये एरो बन गया इसका मतलब वो क्या है? वेक्टर। चाहे मान लो मैंने ए लिखा हो, ए कोई भी क्वांटिटी पर वेक्टर, इसके ऊपर साइन बना दिया वाला एरो, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि तुम बोल्ड में लिखो, पर हम ये बोर्ड वाला यूज नहीं करते, क्यों? बैठ के चित्रकारी होना करते रहेंगे बैठ के पेपर में, ऐसा समझ। बोल्ड में लिख दिया ना कोई चीज, जैसे तुमने कभी कॉपी अपनी फेसबुक में पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो बुक खोलो। अब तुमने फोर्स लिखा, मान लो फोर्स तुम किसी ब्लॉक पर लगा रहे हो इधर की साइड, ठीक है। अब ये फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है इसकी? ठीक है। अब आवाज सही आ रही है? जो ये है ना, ये क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को ना किसी भी वेक्टर के वो ऐसे लिखते हैं, फोर्स, ये तो वेक्टर हो गया,
इसका अगर दो डंडा लगा दूंगा ना, इसका मतलब ये स्केलर है। स्केलर इन द सेंस सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना है। इसके बाद दो चीजें हैं, एक क्या है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करूंगा मैं फोर्स के आगे दो डंडे लगा के, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूंगा फोर्स को टोपी पहना के, ठीक है। और इसके डायरेक्शन क्या है एफ, ऐसे टोपी पहना देते हैं, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, बाद में बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। पर ध्यान रखना ये क्या है तुम्हारा टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो कोई भी फोर्स हो उसके बाद दो चीजें हैं, मतलब कोई भी वेक्टर हो, एक तो क्या है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है डायरेक्शन। तुम्हारा एफ कैप कितना आ जाएगा, ऐसा समझ, वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना ये एक यूनिट वेक्टर है, तो कभी भी कोई यूनिट वेक्टर निकालना हो, समझा दूंगा बाद में, बट अभी के लिए याद रख लो, कभी कोई यूनिट वेक्टर निकालना हो वो क्या होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा समझ, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो कोई भी वेक्टर हो वो दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, वेक्टर को कंप्लीट रिप्रेजेंट करता हूं मैं एरो लगा के, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता हूं मैं डंडा लगा के, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं उसी वेक्टर के ऊपर टोपी बना के। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्वेश्चन तो बाद में समझाऊंगा, क्वेश्चन तो उसमें आता ही नहीं, क्वेश्चन तो मेन सॉल्व करने पे आता है। तुम्हें लिख, अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि लिखा कैसे जाता है ना, कि एक्स क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हें बस समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कहीं पर लिख दिया फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट, है ना, तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड तुम ऐसे लिखोगे, ये समझ आना चाहिए। अगर तुम्हें डायरेक्शन पूछूं तो उसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये समझ आना चाहिए। अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा इस पर, बस तुम्हें अभी मैं तुम्हें वेक्टर को रीड करना सिखा रहा हूँ कि कहीं पर कहीं वेक्टर लिखा हुआ है, कि जैसे मैंने कोई वेक्टर लिख दिया कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, वो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, तो तुम्हें यहाँ पर समझ आना चाहिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ये समझा रहा हूँ अभी मैं बस। रब कर दो। अच्छा एक और चीज, हम बार बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिख सकते, तो हम ना क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस है ना इसको, इसके डायरेक्शन को लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस लिख लो, इसको ईस्ट भी बोल सकते हो, जो माइनस एक्स एक्सिस इसको वेस्ट भी बोल सकते हो, जो पॉजिटिव वाई है उसको नॉर्थ भी बोल सकते हो, और जो नेगेटिव वाई है उसको। फिर इसमें हम ईस्ट को या फिर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम पता क्या लिख देते हैं आई कैप, मतलब एक्स जो भी ईस्ट के टुवर्ड्स होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा आई कैप से। ईस्ट के टुवर्ड्स मतलब ऐसे समझ लो, एक्स का मतलब ईस्ट है, और ईस्ट में जो भी होगा उसको मैं आई कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। नॉर्थ, वाई का मतलब नॉर्थ है, नॉर्थ में जो भी होगा उसको मैं जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। ईस्ट आई कैप से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वेस्ट किससे रिप्रेजेंट होगा माइनस आई कैप से। समझ आ रहा है, ईस्ट का मतलब टुवर्ड्स आई कैप, वेस्ट का मतलब उल्टा है ना माइनस एक्स, मतलब माइनस आई कैप। माइनस ये बता रहा है कि तुम आई कैप मतलब ईस्ट के अपोजिट हो, नॉर्थ का मतलब जे कैप, साउथ का मतलब माइनस जे कैप। कोई दिक्कत का विषय नहीं, आओ भाई, ठीक है, रब कर दो। क्या, अरे डेमो पे है। तो ध्यान रखना, जहां जहां पर मैंने ऐसे लिखा ना एक्स एक्सिस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आई कैप से, तो माइनस एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा माइनस आई कैप। वाई एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जे कैप से, तो माइनस वाई होगा। जेड को कर सकता हूँ के कैप से, तो माइनस जेड होगा। तो अगर मैं किसी फोर्स को लिख रहा हूँ 10 न्यूटन ईस्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10
न्यूटन आई कैप। आया सर? तो दिक्कत क्या? अगर मैं एनालिटिकल मेथड में देखूं, जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ दिस लाइन, क्या ये लेंथ ऑफ दिस लाइन ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं बता रहा कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये 5 न्यूटन को। तो ये किसको दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ठीक है, लाइन की जो लेंथ होगी उसको हम मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो क्या है? मैग्नीट्यूड।